नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात राजनीतिक सुधार की। पिछले 15-16 महीनों में राजनीतिक सुधार के मोर्चे पर देश की तस्वीर काफी बदली है। 2 साल की सजा होने पर तुरंत सदस्यता रद्द करना हो या फिर ईवीएम में नोटा की ताकत देने का फैसला, हलफनामा गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो या फिर 1 साल में फैसला सुनाए जाने का आदेश। इसके बाद कुछ छोटे बड़े राजनेता जब जेल गए या जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो लगा मानो देश की तस्वीर अब सुधर जाएगी। जो काम बीते 6 दशक में नहीं हो सका था, उस कुल 186 सांसद ऐसे चुनकर आए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। कुल करीब 34% या कहें हर 3 में से 1 ऐसे माननीयों की संख्या पिछली यानी 15वीं लोकसभा के मुकाबले 4% ज्यादा है। जाहिर है जिताऊ फैक्टर जोर मारने लगा था। यह तब हो रहा था जब 16वीं लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 66% मतदान हुआ। यह मतदाताओं की कथित जागरूकता और प्राथमिकता की झलक भर भी हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक सुधार का वायदा किया था, लेकिन अब उनकी सरकार के 13 मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। सरकार की ओर से तस्वीर सुधारने के प्रयास भी किए गए, लेकिन अदालत ने मौजूदा संसाधनों का हवाला देते हुए साफ किया कि सिर्फ माननीयों के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं सुने जा सकते हैं। जाहिर है मामला अदालतों में पर्याप्त ढांचे के विकास का भी है। इसी से जुड़े एक मामले में अदालत ने साफ किया कि चार्जशीटेड व्यक्तियों को मंत्री बनाने या नहीं बनाने का फैसला पीएम और सीएम को ही लेना होगा, यानी संवैधानिक नैतिकता और जवाबदेही केंद्र और राज्य के मुखियाओं को ही दिखानी होगी। इस बीच गृह मंत्री ने सभी राज्यों से दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने को कहा है। राज्यों को कहा गया है कि इन मामलों के लिए विशेष वकील नियुक्त किए जाएं और मुकदमों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। तो क्या वाकई राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है? क्या केंद्र इस मसले पर वाकई ईमानदार दिख रहा है? क्या वाकई राज्य सरकारें अपने नेताओं के मामलों में भी गंभीरता दिखाने का साहस कर सकेंगी? देश की राजनीति कभी सुधर सकेगी या नहीं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो पहल राजनीतिक सुधार की क्या वास्तव में दिख रही है? इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर त्यागी जी आपका भी कार्यक्रम में। एनके सिंह सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। गृह मंत्रालय की तरफ से भी और कानून मंत्रालय की तरफ से भी इस तरीके के पत्र राज्यों को लिखे गए हैं। देर आए दुरुस्त आए, क्या कुछ सुधार की उम्मीद दिखती है? अनुराग, राजनीति में सुचिता हो, अच्छे लोग आए, ये काम किसका है? ये पॉलिटिकल क्लास का है, समाज का है। अमेरिका में रंग भेद नीति सैकड़ों साल से चल रही थी। पार्लियामेंट का काम था ये कि रंग भेद नीति को खत्म करे, लेकिन अमेरिकन पार्लियामेंट कभी नहीं कर पाया, उसके प्रति संवेदन नहीं था। ठीक है। तो अचानक सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और 1962 में एक एजुकेशन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का केस आया, जिसमें उसने कानून का फोर्स देते हुए एक फैसला दिया, जिसके बाद ये चीजें बदली। जी। कई बार होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस को जो काम करना है वो नहीं करते हैं, तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को अचानक इंटरफियर करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ लेकिन जब सर माफ कीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं संसद में भी और संसद के बाहर भी कि हम चाहते हैं कि देश में संसद की छवि सुधरे, जो तस्वीर है वो बदले, वो बेहतर हो, तो ये क्या सिर्फ प्रतीकात्मक है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब मुझे उस पे आना पड़ेगा। अगर आपने ये कहा था तो आपने जब अभी अभी कैंडिडेट सेलेक्ट किया तो आपके 33% क्यों थे जो कि इस तरह की छवि के थे? ठीक है। कांग्रेस के क्यों 28% थे? सभी पार्टियां तो यही कर रही हैं। फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, आपके बिल्कुल हम निष्ठा मानते हैं कि आपने ये कहा तो सही, एक उत्साह होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखिए कि मार्च 10 को
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं साहब बिल्कुल इसको खत्म किया जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे लाके इसको खत्म केसेस को निपटारा करना चाहिए। उसी के बाद अचानक 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब ये लोग कोई स्पेशल लोग थोड़ी हैं कि इनके लिए हम पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल दें, ये तो नॉर्मल उसकी तरह होगा। ठीक बात है। अब लेकिन वो जोड़ता है कि इसके साथ साथ बाकी जो मुकदमे हैं उनको भी आप इसी तरीके से स्पेशल तरीके से देखिए, आप पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलिए। अगर आप मान लीजिए बाकी सिस्टम भी लेंगे तो 250 साल लग जाएंगे। इंडिया में जिस तरह का पेंडेंसी है उसको करने में 250 साल अभी लग जाएंगे। अगर आज से केसेस आना बंद हो जाए तो 250 साल में ये केसेस निपटेंगे, तो कितना फास्ट ट्रैक करेंगे। अब बहुत अच्छी बात है कि अचानक पार्लियामेंट अचानक गवर्नमेंट आती है और होम मिनिस्टर एक लेटर लिखते हैं सारे उसको चीफ मिनिस्टर्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए, और कम से कम प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम से कम आप तेज कर दें। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया, चीफ मिनिस्टर को लिखा गया, तो एक नया प्रयास है। लेकिन मुश्किल ये है कि पॉलिटिकल क्लास का वाकई संजीदा है इसको लेके। अगर है तो कम से कम कंप्लीटली नो गो कर दे कि नहीं साहब हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, क्या ये वो कर पा रहा है? ये लोग ये कह के बच सकते हैं कि ये तो अदालत को तय करना है कि अपराधी हैं या नहीं है। जब अदालत ही तय करेगा तो आप ये सब कर क्यों रहे हैं? ठीक है, ये अदालत से कह रहे हैं कि भाई हम आपको माहौल सुविधाएं दे रहे हैं, आप जल्द से जल्द फैसला सुनाइए। लेकिन राजीव जी आपसे समझना चाहूंगा, जो अभी कदम सरकार की तरफ से लगातार उठते दिख रहे हैं, पहले दिन से लेकर और अब तक राज्य मंत्री जो गृह मंत्री की तरफ से पत्र लिखे गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फैसला अगर सही है, राजनीतिक सुधार होना चाहिए, तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से साथ है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि राज्यों में भी जहां आप सत्ता में हैं? देखिए अनुराग जी, राजनीतिक सुधार होने के लिए कांग्रेस का संकल्प है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से दल बदल के मामले पे काम किया था राजीव गांधी जी ने, उससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम राजनीति में हुआ था, हिंदुस्तान की राजनीति में। मेरा मानना है आपने याद रखा, भूले नहीं आप 2014 तक के चुनावों में। सुनिए, ऐसा है कि अपनी विरासत को जो भूल जाए वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने पुरखों का अपमान करने का कार्य कर रहा है। मेरा मानना यह है कि सियासत, सिनेमा और साहित्य समाज के दर्पण है कि समाज किस तरफ जा रहा है। इससे आप समझना हो तो सियासत देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए और साहित्य पढ़ लीजिए। ठीक है। और जिस तरह की आज स्थिति है सियासत में, वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक मैं इसलिए मानता हूं कि जब 302 के मुलजिम, 376 के मुलजिम जाकर के पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठेंगे और वो कानून को दुरुस्त करने की बात करेंगे, तो ये हास्यास्पद है। इसमें कहीं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। लेकिन बात यह है कि जो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, गठन होना चाहिए, तो जो एनके सिंह साहब ने बात कही है, निश्चित रूप से ये जो जिम्मेदारी है सबसे पहले राजनीतिक दलों की बनती है कि उस शुचिता की शुरुआत अपने घर से करें। कहा भी गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अब जो दान की शुरुआत अपने घर से शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत अगर वो वहां से करें तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम होगा। और जिस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति तड़ीपार एक शब्द होता है। ठीक है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि यही क्यों करें? देश की सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर आप क्यों नहीं कर पाए? जब आप दल बदल कानून को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं, तो आपने खुद ही क्यों भुला दिया उसको पिछले 20 सालों में? हमने तो समय समय पे जब भी हम सत्ता में रहे, बहुत सारे विधेयक ला करके हमने चीजें बनाई। सर 2009 के भी आंकड़े हैं मेरे पास। बिल्कुल, आपकी पार्टी में ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पार्टी विद डिफरेंस है, जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस है हमारी, तो आपकी नहीं है क्या? हमारी भी जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जो देखिए, हमारी बहुत सारी, हम तो ये मानते हैं कि राजनीति में बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों को एक स्टेट का हाईकोर्ट ये कहे कि आपको यहाँ रहना नहीं है, उनको आप अध्यक्ष बना दें, तो चिंता का विषय है। श्याम जाजू, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ये सब कुछ सही हो रहा है तो क्या आप इनके साथ हैं? नहीं, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर सही नियत से कोई कार्य करेगी, इसमें नियत भी दिख रही है। नियत इसलिए दिख रही है ना, देखिए ऐसा ना कि जिस तरह से मुकदमे हैं, 27% कैबिनेट मिनिस्टर्स के विरुद्ध, जो केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 27% लोगों के विरुद्ध हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं, जिसमें बलात्कार भी है। ठीक है। तो जब बलात्कार के मुकदमे हैं और बलात्कार का मामला आपको दिख रहा है, तो आप उनको तो ड्राफ्ट करिए कम से कम। ठीक है, श्याम जाजू साहब, ये सिर्फ रस्मदायगी है क्या कि हाँ हमने राज्यों से कह दिया है, हमसे मत पूछिए कि हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ये इस प्रकार का ओपन डिस्कशन होना, उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन निकलना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट करना और पॉलिटिकल पार्टी ने, सरकार ने कुछ रोल लेना, इसके लिए देश को 67 साल का इंतजार करना पड़ा।
ठीक है। इस प्रकार की बात सीरियसली, इस प्रकार के सीरियस मंच पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, उसमें कुछ क्रियान्वयन होना चाहिए और लोगों को कुछ दिखना भी चाहिए। ये इस प्रकार की इच्छा शक्ति, विल पावर कोई रूलिंग पार्टी में आई है तो वो अभी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आई है। ठीक है। देश के क्रिमिनलाइजेशन का रिकॉर्ड अगर पुराने इसमें जाएंगे तो इसके पहले वाली सरकार ने इसकी क्यों चिंता नहीं की, उसकी आज हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। ठीक है। जो नोटिफिकेशन पिछले इसमें लागू हुआ और उसका इंप्लीमेंटेशन होके 2 मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े, रशीद अब्दुल मसूद जी का होगा या लालू प्रसाद जी का होगा, उनके बारे में हम देख सकते कि 90 साल में कोई गुनाह होता है और 2011, 12 में, 14 में उसके पनिशमेंट उसको मिलती है, तब तक वो बेनिफिशियर रहता है। ठीक है। ये भी करने के लिए कांग्रेस को और वो उनके बचाने के लिए मनीषा, जब तक नीति और नियत की सवाल है तो उनको बचाने के लिए तो नोटिफिकेशन पारित कर लिया था, ये करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। उसके बाद नॉनसेंस ऐसा शब्द प्रयोग करके कोई नेता को उनको आगे आना पड़ता है, उसको फाड़ना पड़ता है और देश के उपाध्यक्ष हैं सर, क्या गरिमा रही पूरे देश ने देखा है। इसलिए नीति और नियत का जहां तक सवाल है, मोदी जी ने पहले दिन से कहा है, हम भी चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर कोई भी क्रिमिनल आदमी, ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या सब कुछ अदालत पर ही छोड़ा जाना चाहिए? क्या राजनीति में नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं है? जो अदालत ने भी कहा कि आप दागदार छवि के लोगों को मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये खुद आपको तय करना है, तो क्या नैतिकता की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए? आज इस मंच के माध्यम से अदालत की मर्यादा, अदालत का स्कोप, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, करना ठीक भी नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं तो नैतिकता ये कहते समय अदालत ने कितना गंभीर विषय किया है कि भाई आपके अथॉरिटी को आप ही चैलेंज कर रहे हो, तय कौन करेगा कौन सा मामला गंभीर है, उसको वो प्रूव होगा या नहीं होगा। चलो, आपका अदालत का मान भी लिया और ऐसे किसी को उस पद से हटा भी दिया और बाद में आप ही अदालत ने उसको निर्दोष साबित कर दिया, तो उसके पनिशमेंट। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे सर कि 90 का मामला और 2014 में फैसला और 24 साल तक वो लाभ का फायदा लेते रहे। पहल करने वाली हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने आदेश दिए हैं फास्ट ट्रैक, यानी हमारी नियत में खोट है ऐसा किसी को लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक सर मैं ले रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मुद्दे पर ही एक और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से इस पहल को देखते हैं और क्या वास्तव में राजनीतिक दल ईमानदार होंगे राजनीतिक सुधार के मुद्दे पर, यह भी समझने की कोशिश। बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक सुधार की। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं एक और बहुत ही खास मेहमान, जयदीप छोकर साहब। आप संस्थापक सदस्य हैं एडीआर के। एडीआर वो संस्था है जो बताती है कि किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर इस वक्त सामने है। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप सर आपका भी कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से और कानून मंत्री की तरफ से पत्र राज्यों को भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक सुधार पर कुछ गंभीरता दिखाई है। किस तरीके से आप देखते हैं केंद्र सरकार की इस पूरी पहल को जो पहले दिन से अब तक दिख रही है? अब इसको पहल आप कैसे कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 10 मार्च को, ठीक है, और उसकी आखिरी लाइन है, ये मेरे सामने रखा हुआ है जी, कि 6 महीने बाद ये मामला फिर से हमारे आगे रखा जाए। ठीक है, वो 10 सितंबर को होगा। हाँ, तो 10 मार्च से एक सरकार थी, फिर दूसरी सरकार आ गई, लेकिन 7 और 8 सितंबर को सरकार को ये याद आया है कि 10 सितंबर से पहले कुछ कर दें ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दें कि हमने ये किया है। 4 हफ्ते का संभवतः समय भी मांगा है, कहा है कि अब 4 हफ्ते के भीतर हम आपको बता देंगे कि किस तरीके की हमारी योजना है। ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन इसको आप पहल कहेंगे कि आखिर कहेंगे मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन इससे मुझे तो ये लगता है कि इस मामले पे जो पहले सरकार थी उसकी कहानी भी बिल्कुल स्पष्ट है, और इस सरकार में जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने इलेक्शन की रैलीज में भी 2 जगह कहा, बिल्कुल, उन्होंने राज्यसभा के पटल पे भी कहा, बिल्कुल, बहुत उम्मीद थी भी और कुछ उम्मीद अभी भी है कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ये काम चल रहा है उससे जो कहते हैं, सॉरी मैं हिंदी में नहीं जानता, सीरियसनेस ऑफ पर्पस नहीं लग रहा है।
ठीक है। और ये पहली चर्चा नहीं है, मैं इसमें बहुत चर्चाओं में बैठ चुका हूँ। ठीक बात है, हम ही लगातार हर तीसरे महीने चर्चा कर रहे हैं और हर दफा अभी मैं बाहर बैठ के देख रहा था चर्चा, राजनीतिक दल एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। ठीक है। और उसमें चर्चा का सारा समय खत्म हो जाता है। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ये टाइम खत्म करने का तरीका है। ठीक बात है, लेकिन मुद्दे पे कोई जाता नहीं है। लेकिन चूंकि जैसा आपने देखा पहले दौर में, पहले सेगमेंट में दोनों ही साबित करने में जुटे हुए थे कि हम बहुत गंभीर हैं राजनीतिक सुधार को लेकर। क्या यहाँ पर आपका आकलन कुछ कहता है? क्या आपको लगता है कि दोनों एक ही नाव में सवार हैं या किसी एक दल ने थोड़ी गंभीरता दिखाई है? देखिए, ये काम हम कर रहे हैं 1999 से। 1999 से कम 5-6 वाकये ऐसे हो चुके हैं कि न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, मैं 2 दलों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सारे दल 22 दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग करके काम करने से रोके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए कि ये होना चाहिए। 22 दल ऑल पार्टी मीटिंग करके कहते हैं ये नहीं होने देंगे और हम कानून बदल देंगे। कानून बदले गए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटाए। तो ये एक दफा नहीं, 5-6 दफा हो चुका है। ठीक है, आप मत कहिए कि आप बहुत गंभीर है राजनीतिक दल पे। दल बदल कानून भूल जाइए सर, मौजूदा स्थिति जो है उसमें व्यवहारिकता के हिसाब से बात कीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। आर्टिकल 74, 75, 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से ऐसे लोगों को न लाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रस्ट खत्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जिस तरह से मॉरलिटी होती है एक राजनीतिक दल की या राजनीतिक व्यक्ति की, वो खत्म हो और गुड गवर्नेंस मिले, लोग बागों को गुड गवर्नेंस मिले। इन सबको जो डिफाइन किया आर्टिकल, ये जो 3 आर्टिकल में बताया इन्होंने डिफाइन। ठीक है, आप कैबिनेट पर केंद्रित हैं? मैं नहीं, कैबिनेट में स्टेट पे भी केंद्रित हूं। और देखिए, सुनिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं बिल्कुल अनुराग जी, कोई भी राजनीतिक दल जो हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, XYZ DMK हो, AIDMK हो, सबका दायित्व बनता है कि हम लोग गुड गवर्नेंस दें जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आना और साथ साथ क्रिमिनल को प्रशय देना, ये दोनों चीज है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ एफिडेविट्स ऐसे भी हैं जिसमें हीनियस क्राइम नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट के लोग बागे, जैसे तेलंगाना का मामला अगर आप देख लें तो 80% कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, वहां पर राज्य में मिनिस्टर्स हैं, उन पे क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन उन्होंने तेलंगाना का मूवमेंट चलाया, उसमें बहुत सारे उसमें केसेस लगे। जब केस लगते हैं तो उन केसेस को भी पॉलिटिकल केसेस के रूप में क्लासिफाई नहीं किया था, उनको भी क्रिमिनल केस माना जाता है। श्यामजान जी, सर, तो उसको निश्चित रूप से उसको भी हमें देखना होगा। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस, बीजेपी और बाकी दलों का भी जो अंतर है वो खत्म हो जाता है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो राजनीतिक साजिश का हिस्सा होते हैं, भले ही व्यक्ति उसमें आरोपी हो, उसका कोई मामला उससे जुड़ा हुआ हो या ना हो? आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से जो लोग समाज में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर इस प्रकार के कुछ आरोप आएंगे, और ये जब तक ये नहीं आएंगे तो वो काम समाज में कर नहीं सकते। केवल एवरी टावर में बैठकर ऐसे काम नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें फर्क तो ये करना ही पड़ेगा कि पॉलिटिकल केसेस कौन सा है, क्रिमिनल इंटेंशन किसमें है और उसकी प्रक्रिया क्या है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब पार्टी को इस प्रकार का चैलेंज करने के बजाय इसको ठीक करने वाली जो सिस्टम है उस सिस्टम पर जोर देकर इस प्रकार का क्रिमिनल आदमी 10-10 साल 20-20 साल इसका एंजॉय कर रहा है, अपना कोर्ट का केस भी चल रहा है और वो सब इसके बेनिफिट भी ले रहा है, लोक प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। इसको कैसे हम रोक लगा सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा उपाय। सर, मैं आपके पास आऊंगा। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वास्तव में नेतृत्व का संकट भी है? क्या यही चेहरे हैं जिनकी जो मजबूरी है राजनीतिक दल की कि आप उन्हें टिकट दें? नहीं, देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी में या बाकी दलों में? फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, ये प्योरली लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, लीगैलिटी का नहीं है। सुचिता लाना ये पूर्ण रूप से आपकी नैतिक दायित्व का प्रश्न है। आप देखें कि इस दुनिया में 3 करोड़ कानून है। अभी हाल ही में किसी ने कंप्यूट किया था तो 3 करोड़ कानून है, लेकिन बलात्कार अभी भी हो रहा है, डकैती अभी भी हो रही है। कानून बना देने से नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा है कि किस लेवल पे आप उसको एंट्री देते हैं। और इस पूरे समाज में हम सब जानते हैं कि अपराधी कौन है और पॉलिटिकल मूवमेंट कौन चला रहा है। ऐसा नहीं, इसमें नाटक हम लोग करते हैं कि साहब पॉलिटिकल मूवमेंट वाले को आपने डकैत, अरे दुनिया जानती है, जब हम वोट देने जाते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि डकैत उम्मीदवार बना है या उम्मीदवार डकैत बना है, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो एक तो टिकट बांटने वाले इस बातों को नहीं जानते हैं, नहीं, वो भी जानते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि चूंकि सभी कर रहे हैं, उसका अपराधी तो मेरा अपराधी इससे ज्यादा बड़ा अपराधी है तो ये जीत जाएगा। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी समाज में बेटर होनी चाहिए, इसके लिए डेमोक्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए। क्या ये दे पाया पॉलिटिकल क्लास?
वो नहीं दे पाए। आपको लगता है ऐसा रिकॉर्ड मतदान हुआ है इस बार 66%? देखिए रिकॉर्ड आपराधिक पृष्ठभूमि के जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। हाँ, उनकी संख्या बढ़ी है और उन्हीं को वोट दिया जा रहा है। तो मुश्किल यह है कि आप दिल पे अगर तय कर ले कि नहीं साहब, पॉलिटिकल क्लास नहीं चाहेगा कि इस तरह के लोगों को एंट्री मिले, तो हम सब जानते हैं, समाज भी जानता है, वो पॉलिटिशियन भी जानता है कि ये आदमी अपराधी है, पॉलिटिक्स में आ रहा या पॉलिटिक्स में है अपराधी बना दिया गया है। तो लिहाजा आपके अंदर अंतरात्मा क्या कहती है, अगर ये सूझता का सवाल है तो सिर्फ लॉ बना के आप नहीं कर सकते। लालू यादव सुप्रीम कोर्ट तक गए और आपने बड़ा बढ़िया श्याम जी ने कहा, वो याद दिलाया कि आप ऑर्डिनेंस तक लाने को तैयार थे जी, कि लालू को किस तरह बचाना है। अगर ये रहेगा, वो किस चीज में गए हैं, कोई आंदोलन करके नहीं गए हैं, चारा घोटाले में गए हैं, फिर भी आप बचाते हैं, तो आपकी सूझता कहां है? उसी तरह बीजेपी अगर 33% क्रिमिनल लाता है, एडीआर का रिकॉर्ड अगर आप देखिए, तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर वो विल पावर नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में। तो 2014 में भी सर अंतरात्मा की आवाज तो दिखने से रही, अब फिलहाल अभी नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर इतना भी प्रयास कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल क्लास और खास करके जो गवर्नमेंट पे है, कम से कम ये मैसेज दे रहा है, तो इतना तो हो जाएगा कि चार्जशीट को आप उसकी रफ्तार बढ़ा देंगे और कम से कम कमिट कर देंगे कि चार्जशीट आपने फ्रेम कर दिया, इसके बाद ये किया जाए कि चार्जशीट को फास्ट ट्रैक में डाल दीजिए। इतना तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर ग्रो करेगा तो इतना हो सकता है। कुछ सवाल आपसे दर्शकों की जानकारी के, पहला यही कि भले ही 4 दिन पहले उस मियाद से खत्म होने से अगर केंद्र पत्र लिखता है तो क्या एक संदेश जाता है पूरे देश में कि हाँ अब कुछ तस्वीर बदलेगी, देर आए दुरुस्त आए, क्या ऐसी कुछ स्थिति दिखती है? ये प्रतीकात्मक है आपके हिसाब से? देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, हाँ, मैं तो ये देखता हूं कि 10 सितंबर से 4 दिन पहले ये चिट्ठियां गई हैं। मैं समझता हूं ये कानूनी कार्रवाई को पूरा करने का औपचारिकता प्रयास है। हाँ। अगर देश में ये संदेश जाता तो मैं बड़ा खुश हूं ये सुन के कि देश में ये संदेश जा रहा है। ठीक है, संदेश एक बात है और काम होना दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं जो अभी बातें हुई हैं। पहले जिक्र हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 का। जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उसमें आर्टिकल 75 का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 का जिक्र दूसरी जजमेंट में है जिसको आपने कहा। जी, दूसरी बात हुई पॉलिटिकल केसेस की। उसमें ये जजमेंट बड़ी क्लियर है कि जो केस सेक्शन 8(1), 8(2), 8(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हैं, बिल्कुल उनको करना है, बाकियों तो को करने को ही नहीं कहा है। तो उनके बारे में चर्चा करना बिल्कुल इस बेमानी डिस्कशन के लिए बेमानी है। अनुराग जी, पता दिक्कत क्या है? एडीआर जो आंकड़े उठा रहा है, सुन ले, हम जो आपकी बात कह रहे हैं, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, जजमेंट की बात कर ले, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। ठीक है, फिर मजबूरी है टिकट देना। मजबूरी कैसे है? देश में करोड़ों लोग हैं, सिर्फ यही मिले हैं राजनीतिक दलों को, और सबको यह भी कहा गया कि सब राजनीतिक दलों को चुनौती देना ठीक नहीं है। मैं चुनौती नहीं दे रहा, मैं सिर्फ हम लोग जो उम्मीदवार अपने एफिडेविट में लिखते हैं वो आईना दिखाते हैं, चुनौती देने का सवाल ही नहीं। ठीक है, सब दलों में वो ये और खुद लिख के देते हैं। चौथी बात, उनको वोट दिया जा रहा है, ये हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं। हाँ, वोट उनको क्यों दिया जा रहा है? जनता को शौक है ये वोट देने का। हम बनाते हैं उनको, हम कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल, आप लोगों ने बनाई है इस बार, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके आपराधिक पृष्ठभूमि केस है। अच्छा, विकल्प ही नहीं है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2, 3, 4 सीरियस कैंडिडेट होते हैं। वो कैंडिडेट होते हैं 25, लेकिन सीरियस 2-4 ही होते हैं। अगर तीनों के खिलाफ केस हैं तो जनता को ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो ये कहना कि जनता इनको वोट देती है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। जनता को कोई चॉइस नहीं है। ठीक है सर, ये जो चोकर साहब, बस एक ही चीज है कि जब आप शहाबुद्दीन को चुनते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन नहीं होता है? ड्रीडेड क्रिमिनल को जब आप चुनते हैं, आप प्लीज इसको समझिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लॉजिक, पावर समाज का अभी डेवलप नहीं हुआ है, लिहाजा रॉबिन हुड इमेज को वो पॉलिटिकल प्रोसेस में लाता है। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को
ठीक तरीके से डेवलप कौन करेगा? हाँ, पॉलिटिकल क्लास को, वही मैंने कहा जो अभी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ये किसने डेवलप किया है? जनता ने अपने आप डेवलप किया। नहीं, मैंने यही कहा। ठीक बात, तो जनता की राय निकालते रहते हैं, लेकिन जो जनता ठीक है सर, लेकिन एक जो बुनियादी बात है जिस पर लगभग सारे सांसद अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और नेता भी, वो ये कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा और विस्तार से आप दर्शकों को भी समझाइएगा, जिसमें कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जाता है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो 144 तोड़ने का मामला हो। उनको आप कैसे कह सकते हैं कि ये वास्तव में इसके दोषी हैं? आप सबको एक सिरे से नहीं देख सकते। मैं समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2002 का, उसमें यह लिखा है कि वो केसेस डिक्लेयर किए जाएं जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ठीक है, चार्जेस फ्रेम होना हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तीसरी कड़ी है। बिल्कुल। पहली कड़ी है कि एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल। नॉर्मल आदमी की तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। ठीक बात है। इन केसेस में एफआईआर दर्ज होती है, एक बात। दूसरी बात, फिर उसकी तफ्तीश होती है और पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में। बिल्कुल। वो दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है कि ए जुडिशियल माइंड इज अप्लाइड एंड चार्जेस आर फ्रेम्ड। वो केस डिक्लेयर किए जाते हैं, वो केस डिक्लेयर किए जाने चाहिए जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ठीक है। तो एक बात ये कहना कि ये फ्रिवलेस या बेकार के केस है, मेरे ख्याल में सही नहीं है। ठीक दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, अगर आप चाहें कि मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा दें न फर्जी, तो आप तो शायद करवा भी दें क्योंकि आप लोकसभा के एंकर हैं और मैं साधारण नागरिक हूं। ठीक है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ जी, जो ऐसा राजनीतिज्ञ है जो इलेक्शन में खड़े होने की साख रखता है, उसके खिलाफ किसी पुलिस वाले की हिम्मत है कि केस दर्ज कर ले? ठीक है, दूसरा राजनीतिक प्रतिनिधि करवा सकता है। हाँ। तो ये केस एक राजनीतिज्ञ दूसरे के खिलाफ करवाता है। ठीक है। फिर ये कहते हैं हमारे मित्र कि ये तो फर्जी केस है, इनको आप नहीं गिन सकते, जबकि आपस में एक दूसरे के हम तो फर्जी केस करवाएंगे। एक मिनट, हम तो फर्जी केस करवाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उनको आप कुछ कह नहीं सकते। तीसरी बात, आप कानून जो इंडियन पिनल कोड है उसमें दफाएं लिखी हुई हैं, आप एक लिस्ट बना दीजिए दफाओं की कि भाई ये बेकार के केस हैं या ये पॉलिटिकल केस है, तेलंगाना के हैं, के परिवर्तन के हैं, फलाने ढिमके के, इनको कोई ध्यान नहीं देगा, फिर वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। लेकिन कानून का बदलाव करना भी संसद करेगी, राजनीतिज्ञ करेंगे, राजनीतिक पार्टियां करेंगी। ठीक है, आम जनता नहीं कर सकती। एक चीज में सर आपसे और समझना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, 53 सांसद हैं, 53 एमपीज ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ये एक मामला क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे 50 सांसदों पर गाज गिरने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1 साल में चार्जेस फ्रेम होने के 1 साल के बाद खत्म होने चाहिए। ठीक है। अब उसमें वो उनको सजा होगी या वो बरी हो जाएंगे, ये अदालत तय करेगी। ठीक है, अदालत तय करेगी। अगर 53 में से 50 लोग बरी हो गए और 3 को सजा हुई तो 3 निकलेंगे। ठीक है। अगर 50 को सजा हुई और 3 बरी हो गए तो 50 निकलेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले जो जिस इस दायरे में आते हैं वो ये 53 सांसद। नहीं, ये 53 है, सेक्शन 8(2), 8(1), 8(3) भैया है। ठीक है, 53 सांसद। ठीक है, उनका खेल है सारा। बिल्कुल, उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। हाँ, श्याम जाजू जी, और इसमें लगभग हर राजनीतिक दल के सांसद हैं, मतलब आपके भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, बाकी दलों के भी हैं। क्या ईमानदारी वास्तव में दिखती है इतनी बात सुनने के बाद, जब बता रहे हैं यहाँ पर जयदीप जी? आखिर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इसमें अंतर हमें देखना ही पड़ेगा। चोकर साहब का बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था जी। वी हैव टू वर्क इन गिवन सिचुएशन। इस देश में पॉलिटिकल राइवलरी से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं और बिलो डिग्निटी जाके कैसा पॉलिटिक्स होता है, ये सब देश देख कौन कर रहा है? आप ही लोग तो कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी कर रहे हैं, जब तक आप सिस्टम इसको ठीक नहीं करोगे, चार्जशीट दाखिल करने में कितना टाइम जा रहा है, न्याय प्रक्रिया में कितना टाइम जा रहा है और रिजल्ट आने में, जजमेंट आने में कितना टाइम जा रहा है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, जो एक भी बार विदेश में गया नहीं तो भी मेरे विदेश में अकाउंट है, एक भी बार मेरे पर कभी रेड नहीं हुई तो भी मेरे को इनकम टैक्स में दोषी पाया गया, एक भी बार मेरे पैन कार्ड निकल गए। 18 आरोप करने के बाद भी 5 साल भुगतने के बाद मैं निर्दोष साबित होता हूं। वो 5 साल जो राजनीतिक कार्यकर्ता के जो हाल होते हैं वो अपने आप उसको पनिशमेंट मिलती है। इसलिए बेसिक सवाल है, न्याय प्रक्रिया को ठीक करके ये जो जिस पर हमें इलाज करना है वो सही इलाज होगा। ठीक है,
लेकिन जब आप न्याय प्रक्रिया को ठीक करने की बात कर रहे हैं, क्या तब भी ईमानदारी आपकी दिखती है? जैसा जगदीप जी ने कहा, जगदीप जी ने, कि आप 4 दिन पहले उस म्याद के खत्म होने के आप पत्र लिख रहे हैं राज्यों को कि हाँ इस पर कुछ काम कीजिए, क्या यही आपकी ईमानदार कोशिश है? ये तब जबकि चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया गया था। यहाँ डिस्कशन के लिए, हमारे फेस सेविंग के लिए और अपनी अपनी भूमिका व्यक्त करने के लिए हम कुछ भी कहे। आज मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इस विषय में पूरा देश जान रहा है, उनकी मंशा जान रहा है, उनकी नीयत जान रहा है। पैसा नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा ऐसे कहने की ताकत उनकी है। इसलिए क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर राजनीति को लाकर देश के विकास की रफ्तार बढ़ाना। मुझे एक बात बताइए, इस बार सबसे बड़ा हमारा कांग्रेस पार्टी को सवाल है, इस देश का कायम का पाप उनके सर पर है, जो इमरजेंसी में हजारों लोग कार्यकर्ता बगैर गुनेगार के जेल में रख दिए। जो रखे वो क्यों रखे और जो छोड़े वो क्यों छोड़े, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। ठीक है, मैं पहले आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछ लेता हूं। एक बात और जो जगदीप जी ने कही कि क्या वास्तव में विकल्पों का अभाव है, क्या वास्तव में नेतृत्व नहीं है, कि यही आपके पास चेहरे हैं जिनको आपको उतारना है, नैतिकता जैसी चीजों को भुलाकर? क्या आपको लगता है कि हाँ इस पर विचार किया जा सकता है? जो रेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात आप कर रहे थे कि वहां पर विकल्प ही नहीं है लोगों के पास, लोग चुने भी किसको, जब आपके पास तरफ से भी ऐसा ही चेहरा है और इनकी तरफ से भी ऐसा ही चेहरा है। एक बात तो स्पष्ट है, जब तक आदमी दोषी नहीं पाया जाता और जब तक उसको सब दरवाजे खुले हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के, उनको आप रोकने वाले कौन होते हो? उसका पूरा अधिकार है, उसके अधिकार का आप हनन मत करिए। हाँ, उसका ये कैसे जल्दी से जल्दी हो और आवश्यक आदमी को, योग्य आदमी को उसकी सजा मिले, इसकी चिंता हमें जरूर करनी चाहिए। उसमें कोई दो एनके सिंह सर, ये व्यवहारिकता और आदर्श के बीच की लड़ाई है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा सिर्फ समझना है जी। इसमें सिर्फ जो डिमांड की जा रही है, जो हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है ना कि अगर वो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो उसको आप कल्पेबिलिटी, आप उसको क्रिमिनल ना मारिए, लेकिन उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से हटा दीजिए। ठीक है, इतना ही तो कहा। अभी तक ये है कि जब तक फाइनल अदालत से ना हो तब तक वो निर्दोष है। ये बेसिक डॉक्ट्रिन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस में चूंकि वो सत्ता के शीर्ष पे रहता है, बड़े बड़े फैसले लेता है, तो इतना ही तो कहा जा रहा है ना कि अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो साहब सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस से उसको हटा दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी कयामत है? ठीक है, जो श्याम जाजू जी नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते कोई भी पॉलिटिशियन, वो यही है कि इतना ही तो कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ जब चार्जेस आए, पुलिस ने फ्रेम किए, बिल्कुल पुलिस उसके सामने लाया, तो अदालत ने कहा हाँ साहब सच्चाई है, ये केस बन रहा है। अब उसके बाद इतना ही किया जा रहा है कि आपके ऊपर चूंकि चार्जेस है, तो आप जब तक आप फाइनल कोर्ट से एक्विट नहीं होते हैं, पद छोड़िए, तब तक आप कोई ये माना जाएगा कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस में ना। इतना ही तो कहा जा रहा है, इसी को रिवर्स किया जा रहा है। जब लहर है, जब हवा है, तो फिर इसमें भी डर क्यों? जगदीप जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन में खड़ा होना फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। देश में 3.5 लाख जेलों में बंद हैं लोग जो कि अंडर ट्रायल हैं, उनकी ट्रायल अभी न आधों की तो शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल, उनके फंडामेंटल राइट 3 छीने जा चुके हैं। 3 तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड राइट टू वोट। वो तीनों 3.5 लाख लोगों के छिने हुए हैं इस वक्त। और जो 7,000 लोग लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनमें से किसी के हक पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, विशेषाधिकार का मामला, विशेषाधिकार उनके ही हैं। बाकी जो जेलों में चल रहे हैं उनके तो हैं ही नहीं। राजीव जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। में आ गया, उसके विशेषाधिकार तो बहुत बढ़िया हो गए, चाहे वो कोई भी हो। आपने कहा वो किसको क्यों वोट देते हैं, उसके विशेषाधिकार है भैया। ठीक है, चलिए आप कह दीजिए जो बात जगदीप जी कह रहे हैं। आपको लगता है कि सच्चाई है और यही वजह है कि आप लोगों की जो छवि है वो लगातार बिगड़ती रही है? जगदीप जी, जो आज का सिस्टम है ना, वो बहुत, मैं स्वीकार करता हूं कि पॉलिटिकल लोगों की गलतियां बहुत रही, जिसकी वजह से लोग बाग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों की। लेकिन जगदीप जी से लोग बाग निश्चित रूप से बायस्ड भी हैं पॉलिटिकल लोग। कैसे सर, बता दीजिए। इसलिए मैं कहूंगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और सब पॉलिटिकल लोग बाग एक जैसे नहीं, ये भी नहीं कह रहे हैं सबके। लेकिन नहीं, जिस तरह से जगदीप जी बोल रहे हैं ना, और जिस तरह से आजकल पॉलिटिकल लोगों को लेकर मीडिया में बहस चलाई जा रही है, नहीं अब तो बहुत दिन से नहीं हो रही सर। अब तो मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल में बहुत सारे लोग बाग बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां की करीब करीब 120 सीट आती हैं, उन सीटों पे करीब करीब बहुत सारे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के मेंटलिटी के लोग बाग थे, जिन पे हीनियस क्राइम के मुकदमे थे, वो सब चुनाव हारे हैं।
वो सब चुनाव हारे हैं। किसकी वजह से? जनता की वजह से हारे। जनता ने नकारने का काम किया। मैंने शुरू में कहा था कि सियासत, सिनेमा और साहित्य है। मतलब आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको जिताने में? हमने क्या कसर नहीं छोड़ी। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों के हाथ में राजनीति है। मतलब आप क्षेत्रीय दलों से बात करिए आप इस मामले में। ठीक है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, फिर भी मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बैठे हैं, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जिसमें हीनियस क्राइम के मुकदमे उन लोगों को दूर रखें। लेकिन पहले नंबर पर इस वक्त ये है और दूसरे पर आप। दूसरे नंबर ये है। दूसरी बात ये है इसमें, दूसरी बात ये है अनुराग जी, जिन लोगों के विरुद्ध सांप्रदायिकता के मुकदमे हैं, सांप्रदायिक आंदोलन चलाने के मुकदमे बीजेपी नहीं है, तो उनको क्या करेंगे आप? क्या उनको क्रिमिनल नहीं मानेंगे? ठीक है। नहीं, अभी आप तो हमारे बीजेपी की देश में तारीफ कर रहे थे सांप्रदायिकता क्रिमिनलाइजेशन है ही नहीं पॉलिटिक्स। अभी आप बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। सबसे ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स जो है वो सांप्रदायिकता है कायदे में। ठीक है, कोई भी दल करे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ा समाधान को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईमानदारी से समाधान हो सकता है। क्या हम मान लें कि हमारे देश की राजनीति सुधर सकेगी, और मैं और आप भी विचार करेंगे कि हाँ, अब राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। इसी पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक सुधार की। तो अदालत का आदेश है और उस आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पत्र लिखे गए हैं कि आप जनप्रतिनिधियों पर जिस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं उसको थोड़ा उसमें जल्दी दिखाइए। अगर वकील नहीं है तो वकील की नियुक्ति कीजिए। जिले के स्तर पर मॉनिटरिंग हो, राज्य के स्तर पर मॉनिटरिंग हो। राजीव जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, व्यवहारिक थोड़ा होते हैं। अगर किसी राज्य में आपकी पार्टी सत्ता में है और यहाँ केंद्र की तरफ से और अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य के स्तर पर और जिले के स्तर पर मॉनिटरिंग हो कि उस केस का क्या कुछ हो रहा है, क्या ये संभव हो सकता है कि जिला अधिकारी इतनी हिम्मत दिखा सके कि वो उस केस को आगे बढ़ाए? देखिए, मेरा मानना ये है उस राज्य में जहां आप खुद सत्ता में हैं, किसी भी समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। किसी भी पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर सोच ले कि इस समस्या का हमें समाधान करना है तो कर सकते हैं। कोई भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अगर यहाँ के कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर सोच ले कि हमें जिला वाइज मॉनिटर करना है तो कर सकते हैं। इसमें कई गुजर नहीं। तो ये रॉकेट साइंस तो नहीं है सर, लेकिन फिर हो क्यों नहीं पा रहा? मैं बताऊं, देखिए, पॉलिटिकल लोगों की विल के ऊपर ये सब चीज डिपेंड करेंगी। मैं इस पर स्वीकार कर रहा हूं, मेरी स्वीकारिता पे कम से कम आपको खुशी होनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये 67-68 साल बाद हो रही है। देखिए, ऐसा है कि हर सवाल का जवाब पॉलिटिकल लोग बाग ही देते हैं और पॉलिटिकल लोगों का जवाबदेही बनती भी है, क्योंकि वो समाज के अग्रणी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब लोगों को आप एक ही तराजू में तोल दें, कोई नहीं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं तोल रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात जो मेरा एक इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है, कोई भी संस्था इस कार्य को कर रही है तो कम से कम ये भी देख ले कि उस व्यक्ति पे पॉलिटिकल केस है या फिर वो राजनीति से प्रेरित है या फिर वो क्रिमिनल केस। ये वही संस्था क्यों देखे, ये खुद राजनीतिक दल क्यों ना देखे जो टिकट दे रहा है? मैं अपने मामले में बता दूं आपको, मेरे ऊपर धारा 151 लगा करके 4 बार जेल काट चुका हूं मैं, 4 बार पॉलिटिकल मूवमेंट चला है। तो ये आपकी पार्टी तय करे कि आपको टिकट देना है नहीं देना? ये संस्था कहां से आ जाती है? अब देखिए, सुनिए, मीडिया क्यों करे, एडीआर क्यों करे? अनुराग जी, मैं पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहा हूं, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं पॉलिटिकल मूवमेंट चलाऊं जब मैं पॉलिटिक्स में हूं। और मैं अगर एक आम आदमी के अधिकार के प्रति सचेत होकर के कोई डीएम के प्रदर्शन कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं एक सही काम कर रहा हूं, उसमें केस लगेंगे ही लगेंगे। तो मेरा कहना है कि पॉलिटिकल केसेस को, क्रिमिनल केसेस को अलग अलग रखना चाहिए। कैसे हो सकता है? आप जरा सुझाव दे दीजिए। अगर आप होते संस्था तो आप कैसे करते? देखिए, ऐसा है कि इसमें आप एक काम कर लीजिए कि आपको आईबी की रिपोर्ट मंगाइए, एलआईयू आपकी वो सब निष्पक्ष है, वहां कोई राजनीति नहीं है। सुनिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए, सुन ले सर एक बार सुझाव तो सुझाव। अगर आप ये मानते हैं कि कुछ भी निष्पक्ष नहीं है, आप बता दीजिए। तो ना तो कांग्रेस निष्पक्ष है, ना बीजेपी निष्पक्ष है, कोई भी निष्पक्ष नहीं है। फिर तो आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, कहीं किसी संस्था से तो आपको रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, संस्कारी संस्था है। तो मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल लोगों का विजडम निश्चित रूप से वो बता सकता है कि वो आदमी क्रिमिनल है या नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं। लेकिन इसमें एक चीज जो एनके सिंह साहब ने कही थी, शाहबुद्दीन जी का जो उदाहरण दिया था इन्होंने, तो ऐसे बहुत सारे लोग बाग हैं जो निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप? एनके सिंह सर, समाधान क्या?
मतलब ये तो आईबी और ये सब बातें जो हैं, इसके बीच में समाधान क्या वास्तव में कुछ हो सकता है, या हम हर 3 महीने पर ऐसी चर्चा करते रहेंगे? आप याद करिए, इसी पार्लियामेंट में 1950 में जैसे ही वो हुआ, एचजी मुदगल ने, एक पार्लियामेंट मेंबर थे, बुलियन ट्रेडर से उन्होंने कुछ पैसा लिया था, एक सवाल पूछा था। सिस्टम इतना इंटॉलरेंट था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको न केवल निकाला, बल्कि वो इस्तीफा दे रहे तो कहा नहीं, इस्तीफा ना देने दो इसको, और बैठ के इमीडिएटली एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसको निकाला गया। वो भागना चाहता था, भागने भी नहीं दिया, इतना इंटॉलरेंस था। आज आपका मिनिस्टर, आप जानते हैं कि ये क्रिमिनल चार्जेस में है, कल इसको अदालत जब करेगी तो इसको जाना पड़ेगा। लालू यादव का केस देख लीजिए, इसी गवर्नमेंट का देख लीजिए, इसमें भी क्रिमिनल चार्जेस के हैं बीजेपी में। तो इसका मतलब है कि आप टॉलरेंट है इन चीजों को लेके, आप इनटॉलरेंट नहीं हो रहे। आप अगर बेचैनी होती तो आप पहले तो टिकट ना देते फर्स्ट स्टेज पे, और जैसे ये मैसेज आता तो जनता के पास ऑप्शन बढ़ जाते, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने लगते। आज जब वो क्रिमिनल को देखता है कि हमारे मुकाबले ये क्रिमिनल है तो मैं हार जाऊंगा, उसके बाद ये क्या करेगा हमारी, तो एक जो अच्छा वर्ग है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। तो सिर्फ यही है कि पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर से आज ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी के जानिब से और होम मिनिस्टर ने ये लेटर लिखा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस आपके कंडक्ट में अगर होगा कि नहीं साहब हम क्रिमिनल को नहीं लाएंगे, और आपके यहां भी जब जिस दिन चोकर साहब अपने एफिडेविट देख के बता देंगे कि साहब बीजेपी में 0% क्रिमिनल आए हैं, कांग्रेस में 0% आए हैं, उस दिन ये मैसेज डाउन द लाइन चला जाएगा और तब चीजें बदलेंगी। वरना आप ला रहे हैं, उसके बाद आप कहते साहब ये पॉलिटिशियन है, ये क्रिमिनल है, अभी कैसे समझ में आएगा, लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़िए, और तब तक वो देश की छाती पे मूंग दलता रहेगा मिनिस्टर बनके। जैसा भी उदाहरण दे रहे थे 2-2.5 दशक का, क्या सब चीजें इसी तरीके से संस्थाओं और मीडिया और अदालतों पर ही छोड़ते रहेंगे आप लोग राजनीतिक सुधार के मामले में, या कुछ विवेक, कुछ विजडम का इस्तेमाल खुद भी करेंगे? सबसे बड़े पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इसमें है जनता। जनता जब तक इस प्रकार के लोगों को नहीं जिताएगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इनको टिकट दे और इनको खड़ा करे। जनता पर क्यों छोड़ रहे हैं? तो निश्चित रूप से जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही फाइनल अथॉरिटी है जिसमें जिताने में। अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास तो नहीं के आधार पर जो पार्टियां टिकट बांटती है उन पर भी कंट्रोल आखिर जनता का ही होता है। कुछ दिन पहले तक सब गुंडे, एक चुनाव हुआ कि दूसरे चुनाव, दूसरा हुआ कि तीसरा चुनाव, अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे। जब इस कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक होने लगा कि वोटिंग के दिन कोई भी बाहर का आदमी उस क्षेत्र में नहीं रहेगा, इसका क्रियान्वयन हुआ। कानून था, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, अपने आप ऐसे गुंडा एलिमेंट को रोक लगी। ठीक है, जब पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जनता कह के, सर टिकट का चयन तो आप ही कर रहे हैं, और कागजों में बहुत सारी कमेटियां भी होती हैं, जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, और सबसे ऊपर हाईकमान। जब इतनी जटिल प्रक्रिया है टिकट देने की, उसके बाद भी ये स्थिति हर पार्टी में। जनता का कॉन्शियसनेस, जनता की दंड शक्ति जब बढ़ेगी, अपने आप पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मनमानी नहीं चला पाएगी, किसी की यह इच्छा नहीं होती है। उसके साथ साथ न्याय प्रक्रिया को भी अपने को ऐसा लग आपको कैसे उम्मीद कुछ दिखती है? आप सही कह रहे हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल खुशी नहीं है और बहुत दुख है कि राजनीतिक वर्ग जो है ना, उसको देश के प्रति सद्भावना नहीं है। उनको अपने सत्ता और अपनी पावर में ज्यादा इंटरेस्ट है, और जहां जहां ऐसे हुआ है विश्व में, वहां लोकतंत्र को खतरा हुआ है। आप तो कह रहे हैं 2024 में, 2024 तक तो वो कहते हैं हम रहे ना रहे, हम चर्चा तो आप करेंगे, लेकिन अगर ये मानसिक वृत्ति चाहे जनता के प्रेशर से, चाहे कानून की प्रक्रिया से, चाहे किसी भी वजह से, जब तक ये मानसिक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक कुछ सुधार नहीं होगा। ठीक है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटा जजमेंट दिया था उसमें यह लिखा था
कि अगर ज्यादा लोग नोटा को वोट देंगे तो राजनीतिक दलों को अच्छे उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जब तक मैंने वो जजमेंट पढ़ा नहीं था, मैं ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एनकरेज टू पुट अप बेटर कैंडिडेट्स। जब मैंने जजमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स टू पुट अप बेटर कैंडिडेट्स। तो मेरा ये मानना है, ये बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक दलों को, जनता को और देश को फोर्स करना पड़ेगा बदलने के लिए। बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से बदलने की इच्छा मुझे नहीं लग रही है। ठीक बात। और इन सब के बीच जिन राज्यों से कहा गया है कि आप चमत्कारिक ढंग से बदलाव लाइए, कुछ नतीजे आ पाएंगे क्या सर? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि जो मैसेज दिया गया है उसमें कहीं वाकई कोई यूपी में गवर्नमेंट, मान लीजिए यूपी का उदाहरण ले, बिहार का उदाहरण ले, कि गवर्नमेंट्स जिनको मिनिस्टर बना के ला रही है अपराधियों को, उनके खिलाफ क्या वो कहेगी कि हाँ जरा दरोगा जी जरा तेजी से प्रोसिक्यूशन करिए। बिल्कुल। और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएगी और एक साल में मंत्री जी पता लगा जेल के भीतर हो गए। तो ये विल पावर नहीं रहेगा। हाँ, इसमें एक ही चीज हो सकती है कि पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर डेमोक्रेसी में बहुत मैटर करता है, और वो प्रेशर लगातार पड़ रहा है। एक बेटर समाज की तरफ जाने का एक जो अर्ज है वो पब्लिक ओपिनियन की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर भी पॉलिटिकल क्लास इसको रोकेगा। मुझे नहीं लगता है कि विल पावर इतनी स्ट्रांग है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है। तो ये चीजें मतलब अदालतें और मीडिया की भूमिका अहम है। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है जो कि अपना वो कर रहा है। हम ऐसी चर्चा करते हैं। राजीव जी, जो आपने कहा अदालत तीसरा स्तंभ है और मीडिया चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र में। निश्चित रूप से हमारी आंखें खोलने का काम कार्यपालिका और विधायिका का काम खुली आंखों को खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है, हाँ। लोग बाग, मैंने कहा ना राजनीतिक विजडम, मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया था, वो इस चीज को रोकेगा। और लीडरशिप के लिए जरूरी चीज विजडम होती है और वही नहीं दिख रहा है। जिस दिन देश में राजनीति जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की नहीं होगी, उससे भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रुकेगा। ठीक है, लेकिन वो सब करने आप कहाँ दे रहे हैं? यही करने हम नहीं दे रहे। जनता जब जो शामराव साहब ने कहा ना, जब धार्मिक विद्वेष को जनता पसंद करेगी, जातीय विद्वेष को पसंद करेगी, तो उसी तरह से कैंडिडेट भेजेगी। अगर इतनी जटिलता है तो 2019 में जो आप रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं, जिसमें ये भी एक वादा है, इसका क्या जवाब होगा सर? 2014 मैं तो आपसे 4.5 साल बाद का सवाल पूछ रहा हूं। 2014 में लोग सब जात पात भूलकर इस प्रकार का विकास के एजेंडे पे वोट करेंगे, ये किसको मालूम था? चुनाव के पहले कोई बोलते तो लोग सही समझते, पर इस बार किया, लोगों ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये छोटे मुद्दे सब प्रादेशिकता, सब सांप्रदायिकता, सब विषय खत्म होके विकास के एजेंडे पर लोग आ गए। तो ये हो सकता है, जहां तक पॉलिटिकल पार्टी के विल पावर का सवाल है और जनता की दंड शक्ति का सवाल। ठीक है, और आखिर में ये जो आपने भले ही देर से पत्र भेजा हो राज्यों को, लेकिन क्या ये किसी समाधान की ओर जाएगा? निश्चित रूप से समाधान की ओर जाएगा, और मोदी जी की वो मंशा है, वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब राजनीतिक सुधार की दिशा में अच्छे दिन आएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर सबके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि दावे तो हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद आप रखिए, तस्वीर जरूर बदलेगी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करते रहिए इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।